Hello, kids. Welcome to the channel Learn Now. Today, we are going to start with how I taught my grandmother to read, which is a syllabus of class 9 from a new book called Kaveri. So, before starting the chapter, let us know about the author of the chapter. The author of the chapter is Sudha Murthy. So, पहले थोड़ा सुधा मूर्ति के बारे में जान लेते हैं, then we'll move to the chapter. सुधा मूर्ति she was born in 1950 और वो कर्नाटका में पैदा हुई है in India. सुधा मूर्ति is one of the most loved writer. क्यों है loved? Because वो बहुत simple language में लिखती है. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कोई कॉम्प्लेक्स लाइन बहुत डिफिकल्ट वोकेबुलरी नहीं है एंड द स्टोरीज आर वेरी हार्ट टचिंग. बहुत रेगुलर लाइफ से नॉर्मल लोगों से कॉमन लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज लिखती हैं. शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड शी लव्ड रीडिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली. फर्स्ट वुमेन इंजीनियर बनी टेल्को में टाटा मोटर्स में and she worked as a teacher of computer science. She is a well known social worker and philanthropist, and she is the chairman of Emphasis Foundation. और वो thousands of people and children because she is a very good lady by heart as well. So बहुत सारे लोगों को वो हेल्प करती है. So यहाँ पे जो वर्ड आया है philanthropist, philanthropist क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट बेसिकली ऐसे लोग होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वॉलेंटरीली अपना टाइम या मनी या रिसोर्सेज सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि दूसरों का वेलफेयर हो सके. सो शी इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट एंड शी हैज हेल्प्ड thousands of people. Let us start with the chapter How I Taught My Grandmother to Read. So इस टाइटल में ही थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि एज यू कैन सी द पिक्चर कि उल्टा हो रहा है. ग्रैंड मदर मीन्स और यहाँ आई का कॉन्टेक्स्ट है तो यानी ऑफ कोर्स ये क्या है, ग्रैंड डॉटर है. तो एक ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर को सिखा रही है कि बेसिक रीडिंग पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड एंड राइट. आपके हिसाब से लिखना पढ़ना क्यों जरूरी है. नाउ इट इज अप टू यू कि आप इन चार बॉक्सेस में कुछ भी फिल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट बेसिक लाइफ के लिए. एक बेसिक लाइफ जीनी है तो रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए. एवरीडे जो आपके कैलकुलेशंस होते हैं, एवरीडे नीड्स होती हैं उनके लिए. कॉन्फिडेंट होने के लिए, लाइफ में कॉन्फिडेंट होना है तो रीडिंग एंड राइटिंग होना चाहिए. लाइफ में अगर इंडिपेंडेंट होना है आपको, बिकॉज इफ यू वांट, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो ऑब्वियसली आपको कोई भी चीज पढ़ने के लिए, लिखवाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, कहीं जाने के लिए किसी पर डिपेंड करना पड़ेगा. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स में ऐसे बुजुर्ग लोग भी आते हैं, ऐसे ओल्ड पीपल भी आते हैं जिनको फॉर्म फिल करना नहीं आता. तो अल्टीमेटली उनके पास क्या चॉइस होता है कि वहां पे जो वर्कर्स बैठे होते हैं वो उन्हीं को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारा फॉर्म भर दो. सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी. पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एटलीस्ट यू आर इंडिपेंडेंट इन दिस. तो यहाँ पे आप चार बॉक्सेस में अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपको लगता है द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वो आप फिल कर सकते हैं. Which language do your grandparents or elderly people speak? So आपने देखा होगा कि जनरली सभी के घरों में ऐसा होता है कि जो हमारे घर में एल्डरली पीपल होते हैं या एल्डरली रिलेटिव्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बेसिकली अपनी लैंग्वेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर वो पंजाबी बैकग्राउंड से तो आपने देखा होगा दादा दादी जनरली पंजाबी बोलते हैं. if they are from educated department, if they are well educated, if they are well versed in English तो वो इंग्लिश में बात करते हैं. अगर वो पहाड़ से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो वो गढ़वाली में, कुमाऊनी में. इफ दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया they'll speak in तमिल. सो सब अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही ग्रैंड पेरेंट्स जनरली बात करते हैं. हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? अब ये तो डिपेंड करता है कि आपने कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है या क्या आइडिया आपके दिमाग में है. सबके ग्रैंड पेरेंट्स अलग अलग तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं. सी अगर के आपके ग्रैंड पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो आपने देखा होगा कि दादा स्पेशली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं. अगर वो अनएजुकेटेड है तो हो सकता है कि काफी लोगों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हो वो फार्मिंग करते हो, पढ़े लिखे होने के बाद भी फार्मिंग करते हैं. कुछ लोग अपना टाइम स्पेंड छोटी मोटी चीजें करके बिताते हैं. हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम? आप उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टोरी शेयर करके, उनके साथ मजाक करके, उनके साथ मस्ती करके. और यू स्पेंड टाइम ईटिंग विद देम बिकॉज जनरली हम उनके साथ जाते हैं तो उन्हीं के साथ बैठ के खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं. What is your favorite experience with them? Now, this is your own answer.
आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि जितने भी मोमेंट्स आपने स्पेंड किए हैं, उसमें से फेवरेट मोमेंट आपका क्या है? What is something that elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे घर के बड़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो कर तो नहीं पाते हैं लेकिन उनको हमें देख के बहुत मजा आता है। So, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम खेलते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। बहुत सी चीजें जो उनको ऐसा लगता होगा कि वो इस एज में नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हमें देख के अच्छा लगता है, हमारा बचपन देख के अच्छा लगता है। Read the following passage and match the highlighted words with their meaning given in the box below. So यहाँ पे ये words हैं excitedly, believable, people loving in one particular area, discussion, a part of the story, focus, main character and directed. So यहाँ पे ये जितने भी highlighted words हैं, bold letters में words हैं, वो सारे के सारे आपको इनसे match करने हैं. Let us start. The casting of the protagonist of the school's annual play. तो कास्टिंग क्या होता है? जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे स्कूल के एनुअल प्ले के जो प्रोटेगोनिस्ट है, उनका सिलेक्शन जो है, सो यहाँ पे प्रोटेगोनिस्ट कौन हुए? प्रोटेगोनिस्ट हुए यहाँ पे मेन कैरेक्टर। किसी भी स्टोरी का लीड कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा प्रोटेगोनिस्ट होता है। इसी के साथ दूसरा बता देती हूँ कि जो भी किसी कैरेक्टर का हमेशा विलेन कैरेक्टर होता है वो एंटागोनिस्ट होता है। सो यहाँ पे क्या हुआ? द कास्टिंग ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द एनुअल प्ले वाज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट। बहुत डिबेट के बाद हमने उसको सिलेक्ट किया। सो इनमें से कौन सा वर्ड है जो उससे मैच कर रहा है? दैट इज डिस्कशन। सी डिबेट का मतलब हमेशा बहस नहीं होता है। डिबेट का मतलब होता है वर्बल पॉइंट्स रखना, या तो आप किसी के फेवर में हैं या आप किसी के अगेंस्ट में हैं। सो बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद हमने अपने मेन कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। क्यों? बिकॉज देयर वर मेनी गुड एक्टर्स दैट हैड ऑडिशन फॉर द रोल, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स ने उस रोल के लिए ऑडिशन किया था। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ एपिसोड। हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी से एक एपिसोड उठाएंगे। सो व्हाट इज एपिसोड? एपिसोड इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। इट वॉज अ लाइफ स्टोरी। किसकी लाइफ स्टोरी था? ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो किसके लिए काम करते हैं? वर्कड विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी। सो कम्युनिटी के साथ मिलके काम करते हैं लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे कम्युनिटी किसका रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पे कम्युनिटी इज नॉट सोसाइटी, यहाँ कम्युनिटी इज द पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया। एवरी डे हम स्कूल जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू प्रैक्टिस विद कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ कौन सा वर्ड मैच होता है? फोकस। We waited eagerly for the final presentation. हम बहुत eagerly wait कर रहे थे कि final presentation कब आएगा। So यहाँ पे eagerly is matching with excitedly. So बहुत excitedly हम wait कर रहे थे कि final presentation कब होगा। All of us played our roles in a very convincing manner. हम सभी ने अपना रोल जो है वो बहुत convincing manner से प्ले किया। यहाँ पे convincing manner क्या है? Believable manner. ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना कि ऑडियंस भी आपके रोल में भरोसा करने लग जाए। एज अ थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल। क्यों? क्योंकि हमारे थिएटर टीचर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया था। पे यहाँ पे गाइड करने का मतलब क्या है? डायरेक्शंस दिए थे, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म इट। ये वर्ड्स मैंने आपको क्यों बताए हैं? बिकॉज ये प्रोटोगोनिस्ट, डिबेट, एपिसोड, कम्युनिटी, कंसंट्रेशन, ईगरली, कन्विंसिंग एंड गाइडेड, यही सारे वर्ड्स जो हैं अभी आपके वर्क में आएंगे, आपके चैप्टर में आएंगे। लेट अस प्रोसीड। सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ 12। यहाँ पे आई कौन है? नरेटर। और नरेटर का नाम क्या है? सुधा मूर्ति। तो यहाँ पे नरेटर कौन रोल प्ले कर रहे हैं? सुधा मूर्ति ही कर रही है, और उनकी एज क्या है? 12 years। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। कहाँ रहते थे? नॉर्थ कर्नाटका में। विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो किसके साथ रहती है? अपने दादा दादी के साथ रहती है। Those days the transport system was not very good। यानी उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। उसका प्रूफ क्या है? कि हमें मॉर्निंग न्यूज़पेपर, वी यूज टू गेट मॉर्निंग न्यूज़पेपर इन द आफ्टरनून। सुबह का अखबार आते आते दिन हो जाता था, और जो वीकली मैगजीन होती थी वो आते आते एक दिन लेट आती थी। सो ये दोनों चीजें प्रूफ है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस टाइम का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। सो ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली कि बस कब आएगी, क्योंकि उसी बस में पेपर्स आते थे, मैगजीन्स आते थे, और जितनी भी पोस्ट होती थी, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, वो सारे के सारे उसी बस से आते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी,
was a very popular writer in Kannada language. So कन्नड़ लैंग्वेज में जैसे सुधा मूर्ति एक राइटर है, त्रिवेणी एक राइटर थी और बहुत पॉपुलर राइटर थी. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर बिकॉज उनका राइटिंग स्टाइल जो था वो बहुत आसान था कि कोई भी आम आदमी को उनका राइटिंग स्टाइल समझ में आ जाए. और यहाँ पे मैंने बोला था वो वर्ड्स रिपीट होंगे, कन्विंसिंग था. कन्विंसिंग मतलब बिलीवेबल था. उनकी स्टोरीज जो है वो डील करती थी विद द कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जो दिमाग में हमारे चलता रहता है, उनसे डील करता था. यानी उनके जितने भी वर्क्स थे, त्रिवेणी ने जो लिखे थे, उसमें सारे के सारे ऐसी बातें होती थी कि इंसान के दिमाग में क्या क्या चलता है, और कौन से इंसान, ऑर्डिनरी पीपल. इसीलिए उनके वर्क्स को और भी इंटरेस्टिंग बन जाता था. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई ऐसा वर्क पढ़ते हैं जो स्टूडेंट की साइकोलॉजी से रिलेटेड है, आपको बड़ों की साइकोलॉजी तो अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको कोई स्टूडेंट साइकोलॉजी के ऊपर एक वर्क दिखाए, जहाँ पे बच्चा बच्चे के हिसाब से क्या सोचता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आपका भी ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट आ जाता है. क्यों? क्योंकि आप उसके साथ मैच कर पाते हैं. इसीलिए ऑर्डिनरी पीपल, जब आम इंसान के हिसाब से कुछ वर्क लिखा जाता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है लोगों के लिए और लोग उसमें भरोसा करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारे कलर्स, इंस्टा प्लस और ये सारे चैनल जो हैं उसपे सीरियल्स चलते हैं. लोग इतना सीरियल क्यों देखते हैं? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग वो जो घर घर की कहानी होती है, दैट सास बहू एंड ड्रामा, उससे रिलेट कर पाते हैं. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लैंग्वेज, ये कन्नड़ लैंग्वेज का लिटरेचर का खुद का नुकसान था कि वो जो त्रिवेणी राइटर थी वो बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी. बट शी वॉज सो गुड एट इट कि 40 साल बाद भी लोग उनके नॉवेल्स आज तक अप्रिशिएट करते हैं. वन ऑफ हर नॉवल जो था दैट वाज काशी यात्रे, एक नॉवल था. आपके लिए काशी यात्रे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी नॉवल के आसपास पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है. काशी यात्रे उस टाइम सीरियल के फॉर्म में आती थी. सी बड़ी बड़ी बुक्स वो तब नहीं छापते थे, वो क्या करते थे, मैगजीन में एक एक चैप्टर करके छाप देते थे. जैसे आज की डेट में टीवी में ड्रामाज आते हैं एपिसोड वाइज, ऐसी एक एक करके आते थे ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे. वो पहली स्टोरी वहां छोड़ते थे कि आप भी पूरा हफ्ता वेट करें कि कब दूसरा स्टोरी आएगा, कब मैं पढ़ूंगा कि आगे क्या हुआ. सो सो इट केम इन वीकली मैगजीन, और उस मैगजीन का नाम क्या था, उसका मैगजीन का नाम था करमवीरा. वो स्टोरी क्या थी? ये स्टोरी किसकी है? ये इस काशी यात्रे की स्टोरी है कि उसमें एक ओल्ड लेडी होती है. उसकी एक आर्डेंट डिजायर होती है, यानी बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि वो काशी जाए. बनारस यानी वाराणसी, वाराणसी के काशी में जाए. क्योंकि हिंदू रिलीजन में, हिंदू बिलीव्स में माना जाता है कि काशी अगर आप जाएंगे और अगर आप लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करेंगे तो आपको अल्टीमेट पुण्य मिल जाएगा, जिसे आप तीर्थ बोलते हैं, जिसे धाम बोलते हैं. सो ये ओल्ड लेडी इसी में मानती थी, राइट? सो दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस. और जो जो स्ट्रगल उन्होंने किया, जो जो उन्होंने लाइफ में फेस किया, सिर्फ इस डिजायर के लिए उन्हें काशी जाना है, काशी जाना है, वो पूरा का पूरा हमारे वीकली मैगजीन में चैप्टर बाइज चैप्टर आता था. उसी स्टोरी में एक यंग गर्ल भी थी, लेकिन वो यंग गर्ल ऑर्फन थी, यानी अनाथ थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे. एंड शी फॉल्स इन लव एक ऐसे लड़के के साथ. अब शादी तो करनी थी उसको और उसके पास पैसे नहीं थे. तो उस नॉवल के हिसाब से वो जो ओल्ड लेडी है, जो पूरी जमा पूंजी रेडी कर रही है जस्ट बिकॉज उसको काशी जाना है, वो काशी ना जाके वो अपना सारा का सारा पैसा जो है वो उस ऑर्फन गर्ल को दे देती है कि चलो तुम शादी कर लो. और अल्टीमेटली वो ये लाइन बोलती है कि जो इस लड़की की, जिस अनाथ बच्चे की जो हैप्पीनेस है, वो मेरे काशी जाने की हैप्पीनेस से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली इस नॉवल में ये दिखाया गया है कि कैसे वो ओल्ड लेडी जो है अपनी दुनिया भर की कमाई जो है वो सैक्रिफाइस कर देती है. नाउ माय ग्रैंडमदर, अभी हमें राइटर का नाम तो नहीं पता है, नरेटर तो हम सुधा मूर्ति मान रहे हैं, अपना नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर का नाम बताया जिनका नाम है कृष्टक्का. कृष्टक्का कभी स्कूल नहीं गई थी, तो ऑफ कोर्स मेरी दादी को पढ़ना नहीं आता था. एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम और मैं उन्हें वो एपिसोड पढ़ पढ़ के सुनाती थी. ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी जब मैं उन्हें वो कहानी सुनाती थी, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, सब कुछ भूल जाती थी, एंड लिसनड विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन.
जितना फ़ोकस कर सकती थी उतना करती थी। बहुत पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि दादा-नानी, दादा-दादी, नाना-नानी जब रामायण आता था, घर का सारा काम छोड़ के सिर्फ़ रामायण देखने बैठ जाते थे। सिमिलरली यहाँ पे जो नरेटर है जब अपनी दादी को कहानी सुनाती थी, तो पूरे कंसंट्रेशन से सारा काम-वाम छोड़ के बैठ जाती थी। एंड लेटर बाद में मेरे सुनाने के बाद वो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो मैंने सुनाया बाय हार्ट जैसे कि उन्हें रट गया हो, वो बाय हार्ट पूरा का पूरा रिपीट कर देती थी। अब क्योंकि जो नॉवल उन्होंने पढ़ी, उसके अंदर जो बूढ़ी औरत थी, वो कभी काशी नहीं गई थी। तो मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। तो इससे क्या हुआ कि मेरी दादी उस नॉवल के कैरेक्टर में अपने आप को ढूंढने लग गई। नॉवल की प्रोटैगनिस्ट, एज आई टोल्ड यू, प्रोटैगनिस्ट इज द मेन लीड। सो जो नॉवल में एक बूढ़ी औरत थी जिसका काशी जाने का मन था, मेरी दादी भी अपने आप को उसी कैरेक्टर के हिसाब से सोचने लग गई। सो मोर देन एनीबडी एल्स उनको बहुत इंटरेस्ट रहता था कि मैं फटाफट जानूं कि अगली स्टोरी में क्या होगा, अगली स्टोरी में क्या होगा। तो जैसे ही सीरियल आता था, जैसी ही मैगजीन आती थी, माय दादी यूज्ड टू इंसिस्ट कि मैं उन्हें पूरा सीरियल पढ़ के सुनाऊं। और सीरियल पढ़ने के बाद क्या होता था, जैसे दादी, जो बहुत कॉलोनी की दादियां होती हैं, वो शाम को हमेशा एक साथ बैठती हैं। तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्रे, वो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ टेम्पल में बैठ जाती थी। मंदिर गई, मंदिर के आंगन में बैठी। अब क्योंकि जैसे मैं मेरी दादी के साथ जाती थी, और भी बच्चे अपनी अपनी दादी के साथ आते थे। हम तो मस्ती से हाइड एंड सीक खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। और जैसे आपको ये दिख रहा है कैरेक्टर में, बच्चे आपको दिख रहे हैं कि पीछे जो है वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। और ये जितनी दादीज हैं, ये सारी एक साथ बैठ जाती थी। और ये जो कृष्टक्का है, जो अभी अभी अपनी खुद की पोती से पूरी कहानी सुन के आई है, वो पूरी स्टोरी इन सबको भी बताती थी कि नेक्स्ट उसमें क्या हुआ, उस लेडी के साथ क्या हुआ। और वो पूरा का पूरा उन्हें नरेट करती थी। इससे ये भी पता चलता है आपको कि ये लेडीज भी एडुकेटेड नहीं थी, क्योंकि वो जो अपनी ग्रैंड डॉटर से सुनती थी, वो इन सबको सुनाती थी, और ये भी इक्वली इंटरेस्ट लेके सुनते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड अपने फ्रेंड्स के साथ। उस टाइम पे क्योंकि वो बच्ची तो 12 इयर्स की ही थी, उसको कभी, आई नेवर अंडरस्टूड, मुझे बात ही समझ में नहीं आई कि भाई ऐसा इस कहानी में क्या है। पता नहीं ये सारी दादियां मिलके इतना क्यों डिस्कस कर रही है, एक स्टोरी तो है। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. So हमारे साथ में जो विलेज था, वहां मैं अपने कजन्स के साथ शादी में गई। इन दोज डेज वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस टाइम पे शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। इसको आप मॉडर्न लाइफ से कंपेयर कर सकते हो। शादी अभी भी ग्रेट इवेंट है, लेकिन अब ग्रेट है पैसे के मामले में। बड़ा पॉम्प एंड शो, अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, बहुत सारे ड्रेसेस, कैमरास एंड ऑल। पुराने ज़माने में वो ग्रेट इवेंट इसलिए होता था क्योंकि 15-15, 20-20 दिन पहले सारे रिलेटिव्स आ जाते थे। सारे बच्चे एक साथ हो जाते थे एंड दे यूज्ड टू एन्जॉय देमसेल्व्स। सो वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवरसेल्फ थॉरली। हम सिर्फ खाते थे और खेलते थे। सेवरिंग आवर फ्रीडम, सी सेवरिंग मतलब होता है फुली एन्जॉय करना। अपनी फ्रीडम हम उन शादियों में बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी एल्डर्स होते हैं, वो तो बिज़ी होते हैं कहीं न कहीं। तो वो ही एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ बड़े हमारे ऊपर बहुत ध्यान और बहुत रोक टोक नहीं करते हैं। तो हम जितना खेल सकते थे उतना खेलते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं गई तो कुछ दिन के लिए थी, लेकिन रहते रहते मैं पूरा वीक रह गई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैंने देखा कि मेरी दादी रो रही है। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी क्योंकि मैंने अपने घर में मेरी दादी को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देखा ही नहीं कभी रोते हुए। आज पहली बार मैंने उनकी आँखों में आँसू देखा तो मैं भी डर गई। मैंने पूछा व्हाट हैड हैपेंड? आई वाज़ वरीड कि क्या हुआ है? अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? आर यू ओके? तो शी इज़ सेइंग, मैं उन्हें अव्वा बुलाती थी क्योंकि हमारे कन्नड़ लैंग्वेज में, नॉर्थ कन्नड़ साइड में मदर को अव्वा बोलते हैं। तो मैं मेरी दादी को माँ करके अव्वा ही बोलती थी। तो मैंने पूछा सब ठीक है? आप ठीक हो? आप रो क्यों रहे हो? शी नॉडेड, उन्होंने गर्दन तो हिलाई कि हाँ ठीक हूँ, लेकिन जवाब नहीं दिया। अब क्योंकि मैं एक 12 साल की बच्ची थी, इतना दिमाग नहीं था, तो मुझे समझ तो नहीं आया और मैं इसके बारे में भूल भी गई कि दादी रो रही थी करके। इन द नाइट आफ्टर द डिनर, हम लोग टेरेस पे सो रहे थे बिकॉज पुराने जमाने में जब गर्मियां होती थी तो बाहर छत पे ही
बिछा के सोया जाता था। इट वाज़ अ समर नाइट, फुल मून था। अव्वा केम। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए अव्वा है ग्रैंडमदर। अव्वा आई, मेरे पास बैठी एंड हर अफेक्शनेट हैंड, बड़े प्यार से उन्होंने मेरे फोरहेड को यानी मेरे माथे को सहलाना शुरू किया, टच किया। आई रियलाइज कि कुछ तो उन्हें बोलना है, कुछ तो वो बोलना चाहती है। तो मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर, हुआ क्या है? उन्होंने खुद ही बोलना स्टार्ट किया दैट व्हेन आई वाज अ गर्ल, ये दादी बोल रही हैं कि जब मैं छोटी थी, आई लॉस्ट माय मदर, सो मेरी मदर तभी मर गई थी। नोबडी वाज देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर मी एंड गाइड मी, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मेरा लुक आफ्टर करने के लिए कोई ना, लुक आफ्टर मीन्स मेरा ध्यान देने के लिए भी कोई नहीं था। मेरे फादर एक बिजी आदमी थे एंड ही गॉट मैरिड अगेन, सो मेरे फादर ने दोबारा शादी कर ली। क्या हुआ इन दोज डेज, लोग जो है एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट लड़कियों के लिए नहीं मानते थे। तो क्योंकि लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, तो मुझे भी कभी स्कूल नहीं भेजा गया। उसके बाद आई गॉट मैरिड वेरी यंग, बहुत जल्दी मेरी शादी कर दी गई और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बच्चों को पालने में फिर तुम्हें पालने में इतनी बिजी हो गई। और मुझे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है इस चीज को करने में, जैसे तुम लोग के लिए खाना बनाना, तुम लोग को खिलाना, कि मैं बाकी सब चीजें भूल ही गई। बट अब अभी मुझे कुछ कुछ टाइम पे रिग्रेट होता है, रिग्रेट मीन्स पछतावा होता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ये चीज मेक श्योर किया कि तुम यानी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन और मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छे से करें, यानी जो मैं नहीं कर पाई वो तुम लोग अच्छे से करो। लेट्स डू द कॉज एंड इफेक्ट। अब आपको बताना है कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, इसी पार्ट में से जो पार्ट हमने अभी पढ़ा है। द मॉर्निंग पेपर अराइव्ड लेट। मॉर्निंग पेपर लेट आता था एक दिन, और मतलब सुबह का न्यूज़पेपर शाम तक दिन तक आता था, और वीकली मैगजीन एक दिन लेट आती थी। क्या रीजन था लेट आती थी, आपको रीजन बताना है। यहाँ पे रीजन क्या है, बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट गुड एट दैट टाइम। अब यहाँ पे कॉज ये है कि ग्रैंड मदर जो है वो कभी स्कूल नहीं गई। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि वो रीड एंड राइट नहीं कर पाती थी, उन्हें दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता था। शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स। ये तो इफेक्ट था कि भाई वो इतनी इंटरेस्टेड थी कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी सब कुछ डिस्कस करती। क्यों डिस्कस करती थी? क्योंकि वो प्रोटोगोनिस्ट से, जो नॉवल का मेन कैरेक्टर है, उससे अपने आप को रिलेट करती थी, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी। द नरेटर वेंट टू द वेडिंग फॉर अ वीक। उसका क्या इफेक्ट हुआ कि जब वो वापस आई तो उसकी ग्रैंड मदर कहाँ मिली उसको, इन टीयर्स, बिकॉज शी कुड नॉट रीड। ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, ये इफेक्ट है। क्यों नहीं गई स्कूल वो, कॉज क्या है? कॉज है बिकॉज एट दैट टाइम्स इट वाज नॉट कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स टू स्टडी। पर लड़कियों का पढ़ाई लिखाई इतना इम्पोर्टेंट माना ही नहीं जाता था। द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ग्रैंड मदर बहुत रिग्रेट करती है मैं स्कूल नहीं गई। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो अच्छे से पढ़े। So now tell me, what do you think that the narrator expected to see grandmother in tears? क्या लगता है आपको कि उस बच्चे ने एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं जब घर वापस जाऊंगी तो दादी मुझे रोती हुई दिखेंगी? सो द आंसर इज नो। वो क्यों एक्सपेक्ट करेगी? और क्यों एक्सपेक्ट नहीं करेगी? क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि उसने अपनी लाइफ में कभी अपनी दादी को आंसू में नहीं देखा, कभी रोते हुए नहीं देखा। How might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write? आपको क्या लगता है कि ग्रैंड मदर की हेल्प वो कैसे करेगी? या आपको खुद से आंसर करना है, उनको पढ़ाएगी, लिखाएगी, स्कूल भेजेगी, क्या करेगी? Okay, let's move to the second part. I could not understand. Now the child is saying कि रात को मेरी दादी आके मुझे कहानी सुना रही है कि बचपन में मैं कैसी थी, मेरी मदर मर गई एंड देन मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, मैं स्कूल नहीं जा पाई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी दादी 62 इयर्स की है और वो एक 12 साल की बच्ची को ये सब कहानी क्यों सुना रही है, वो भी रात में, बीच रात में। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। मुझे बस इतना पता था कि मैं मेरी दादी को बहुत प्यार करती हूँ। तो अगर वो रात को मुझे ये पूरा स्टोरी सुना रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा।
आई लुक्ड एट हर फेस, और उनका फेस अनहैप्पी था। हर आईज वर फील्ड विद टीयर्स। वो एक बहुत गुड लुकिंग लेडी थी जो हमेशा स्माइल करती रहती थी, लेकिन आज उनका फेस डल भी था और आज उनके आंखों में आंसू भी थे। इवन टुडे, यानी मैं आज भी वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती हूँ, जब मैंने वो दादी का फेस उस दिन देखा था जो वरीड एक्सप्रेशन थे। सो मैं ही उनकी तरफ आई लीन्ड फॉरवर्ड, यानी मैं ही उनकी तरफ थोड़ा झुकी। मैंने उनका हाथ पकड़ा, आई हेल्ड हर हैंड एंड आई सेड, अव्वा डोंट क्राई, मत रो। आप मुझे बताओ व्हाट इज द मैटर, पहले बताओ हुआ क्या है, एंड कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या कोई भी मेरी मदद आपको लगेगी? एंड शी डायरेक्टली सेड, यस आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। और अब वो मेन बताती है कि मैं क्यों रोई। यू नो व्हेन यू वर अवे, जब तुम चली गई थी शादी में, तुम तो चली गई थी लेकिन करमवीरा तो एज इट इज आई थी। करमवीरा क्या है? वो मैगजीन। सो कर्मवीरा तो एज इट इज आई थी। मैंने ये मैगजीन खोली, आई ओपन दी मैगजीन, आई सॉ द पिक्चर्स। मुझे काशी यात्री की पिक्चर्स तो दिखी, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग जो लिखा हुआ था, यानी मुझे लेटर्स एक भी समझ नहीं आए। जब किसी को कोई चीज पढ़ने की बहुत इच्छा होती है ना, तो वो कुछ भी करते हैं। अभी दादी बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी, तो दादी क्या करती है, वो बोलती है बहुत बार तो मैंने टेक्स्ट पे ना ऐसे हैंड को रब करा कि काश मुझे हाथ रब कर करके समझ आ जाए, लेकिन मुझे पता था इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल। एक ही तरीके से पॉसिबल था, इफ ओनली आई वॉज एडुकेटेड, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो ही मुझे वो समझ में आता। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने बहुत वेट किया, कब आओगी कब आओगी कब आओगी। मुझे ऐसा लगा था यू वुड कम अर्ली, कि जल्दी आ जाओगी और मुझे रीड करके सुना दोगी। मैं तो इस मतलब उन्होंने इतना तक सोच लिया था कि मैं गांव चली जाती हूँ, मतलब पड़ोस के गांव में ही तो गई थी वो। तो उसने सोचा मैं पड़ोस के गांव में ही चले जाती हूँ तुम्हारे पास, और मैं तुम्हें बोलूंगी तुम मेरे लिए पढ़ दो। और मैं गांव में किसी और को भी बोल सकती थी पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, यानी मैं बहुत शर्मिंदा थी कि कैसा लगेगा मैं किसी को जाके बोलूंगी कि प्लीज मुझे एपिसोड पढ़ के दे दो। वो दिन मुझे बहुत डिपेंडेंट फील हुआ, बहुत हेल्पलेस फील हुआ। वी आर वेल ऑफ, सी वेल ऑफ का मतलब होता है जब आपका घर में अच्छा खासा पैसा होता है। तो उसने बोला पैसे का क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। इतना पैसे के होने के बाद भी तो मैं लाचार ही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे डिपेंड ही करना पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू आंसर। नाउ द चाइल्ड इज सेइंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूं। फिर अव्वा बोलती गई दैट आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कन्नड़ अल्फाबेट कल से ही सीखने हैं। आई विल वर्क वेरी हार्ड, और मैंने खुद के लिए डेडलाइन भी चूज कर ली है। डेडलाइन का मतलब कब तक सीखना है, कि सरस्वती पूजा जो आएगी दशहरा के टाइम पे, तब तक मुझे प्रॉपर रीडिंग सीखनी है। हम उस लेडी की बात कर रहे हैं जो 62 ईयर्स की है, पहली बात। और ऐसा नहीं उनको रीडिंग नहीं आती, उनको अल्फाबेट तक नहीं आता, उनको ABCD भी नहीं आता। एंड शी इज सेइंग कि सरस्वती पूजा तक मुझे प्रॉपर रीडिंग सीखनी है। दैट डे आई शुड बी, और मैं डेडलाइन तक इतनी रेडी होनी चाहिए कि मैं एक नॉवल अपने आप पढ़ लूं। मुझे इंडिपेंडेंट बनना ही बनना है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके फेस में भाई डिटर्मिनेशन तो देखा कि भाई पक्का तो थी वो कि करना है तो करना है। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मुझे हंसी आ रही थी। मैंने खुद बोला कि अव्वा, एट द एज ऑफ 62, 62 साल की उम्र में आप कह रहे हो कि आपको अब अल्फाबेट सीखना है? योर हेयर इज ग्रे, आपके बाल सफेद है। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आप चश्मा पहनते हो, किचन में इतना काम करते हो। शी सेइंग, बचपने में मैंने उस दिन उनका मजाक तो उड़ाया, बट उस लेडी ने मेरे मजाक का कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, बस स्माइल किया। और उन्होंने मुझे बोला, फॉर अ गुड कॉज, अगर अच्छे काम के लिए आप डिटरमाइंड हो, तो कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए रास्ते में, मेरी एज ऑब्स्टेकल बन जाए, कुछ भी ऑब्स्टेकल बन जाए, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। मैं आई विल वर्क हार्डर देन एनी बॉडी, जितना कोई हार्ड वर्क करता है मैं उससे 10 गुना करूंगी, बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपके चैप्टर का थीम है।
कि लर्निंग का कोई एज बार नहीं होता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब चाहो सीख सकते हो। देन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, यानी मैंने मेरी दादी को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। मैं जितना भी होमवर्क उन्हें देती थी, वो उतना होमवर्क करती थी अच्छे से। वो रीड करती थी, वो रिपीट करती थी, वो लिखती थी, वो रिसाइट करती थी, और ये वो मल्टीपल टाइम्स करती थी। एंड आई वॉज हर ओनली टीचर। उनकी टीचर सिर्फ मैं ही थी। वो कहीं और से कुछ नहीं पढ़ती थी। और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी, क्योंकि 12 साल की उम्र में और कोई स्टूडेंट होता भी नहीं है। लिटिल डिड आई नो दैट वन डे, मुझे इतना तो पता था, मतलब उस टाइम मुझे ये आइडिया नहीं था, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं तब तक वो एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बन चुकी हैं। और मैंने आपको उनकी बायोग्राफी में शुरू में ही पढ़ाया था कि सुधा मूर्ति एक कंप्यूटर साइंस की टीचर है। तो उन्होंने बोला कि मुझे तब नहीं पता था जब मैं 12 साल की थी कि मैं सच में एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी और मैं हजारों और लाखों और 100 बच्चों को पढ़ाऊंगी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। दशहरा का फेस्टिवल तो एज इट इज आया। मैंने ना काशी यात्रे की बुक, काशी यात्रे वो बुक है जिसके लिए दादी ने रोई थी, मैंने वो बुक तब तक पूरी पब्लिश हो गई थी। पहले तो वो वीकली मैगजीन में चैप्टर बाय चैप्टर आती थी, लेकिन तब तक वो पूरी बुक पब्लिश हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वो खरीद लिया। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी। पहले मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया और मुझे एक फ्रॉक का मटेरियल दिया, राइट। एक फ्रॉक का मटेरियल दिया, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई। उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा सा झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सो सरप्राइज, मैं इतना सरप्राइज थी, आई वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है कि सडनली ऐसा होता है ना कि आपको इतना बड़ा शॉक लगता है कि आपको ऐसा लगता है क्या हो गया। क्योंकि हमारे कल्चर में या किसी भी कल्चर में बड़े छोटों के पैर नहीं छूते हैं। हम या तो गॉड के, भगवान के पैर छूते हैं, घर भगवान के सामने झुकते हैं, एल्डर्स अपने बड़ों के सामने झुकते हैं, या टीचर्स के सामने झुकते हैं, क्योंकि उन्हीं को हम रिस्पेक्ट वाली मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कंसीडर करते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन। लेकिन आज क्या हो रहा था मेरे घर में, सब उल्टा, सब रिवर्स। और मुझे वो ठीक नहीं लगा। इट वॉज नॉट करेक्ट। मुझे वो ठीक नहीं लगा। बट उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं मेरी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। आज जो मैं पैर छू रही हूँ, आप मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं है, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। वो टीचर जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अफेक्शन से, बहुत प्यार से पढ़ाया, सो दैट मैं कोई भी नॉवल इतने छोटे ड्यूरेशन में पढ़ने लायक हो गई हूँ कॉन्फिडेंटली। सो अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो अगर किसी टीचर ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया, पढ़ना सिखाया, कॉन्फिडेंस दिलाया, तो इट इज माई ड्यूटी नाउ। तो दादी बोलती अब तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टीचर को तो रिस्पेक्ट दूंगी। क्यों? हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है, हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है कि गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए? गुरु का तो कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। गुरु तो आपका एक पेड़ भी हो सकता है, गुरु तो गुरु होता है, और गुरु की कोई एज नहीं होती। तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे पैर एज ग्रैंड डॉटर नहीं छू रही हूँ, मैं तुम्हारे पैर एज अ टीचर छू रही हूँ। एंड आई डिड हर नमस्कारा। मैंने भी उनको रिटर्न करा, क्योंकि वो तो एक्चुअली मेरी दादी है, बड़ी है। तो मैंने भी उनका नमस्कार रिटर्न करा, मैंने भी उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था एक फ्रॉक का कपड़ा, मैंने भी उनको गिफ्ट दिया, लेकिन वो मैंने अपनी दादी को नहीं, अपने स्टूडेंट को दिया। जैसे ही उन्होंने वो खोला तो उसके अंदर वो बुक थी। तो उन्होंने उसका टाइटल पढ़ा, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी। और मुझे तभी पता चल गया कि मेरा स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स से, फ्लाइंग कलर्स से पास हो गया। कैसे पता चला पास हो गया है? फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि अगर उन दादी ने सीधा बुक निकालते ही टाइटल भी पढ़ दिया और पब्लिशर का नाम भी पढ़ दिया, और हम उस दादी की बात करें जिनको एक भी अल्फाबेट पढ़ना नहीं आता था, इसका मतलब वो पढ़ना सीख गई है, उनको रीडिंग आ गया है। अगर वो टाइटल पढ़ सकती है तो पूरा नॉवल पढ़ सकती है। इसीलिए वो बोल रही है कि मुझे पता चल गया तभी के तभी कि मेरा स्टूडेंट जो है वो पास हो गया विद फ्लाइंग कलर्स। सो व्हाट इज द मेन थीम? इस पूरे चैप्टर का थीम क्या है? सबसे पहला थीम है लर्निंग हैज नो एज बार। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। और ये किसने प्रूव करा? ये एक 62 ईयर ग्रैंड मदर जिसका नाम कृष्टक्का है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर आपके अंदर विल पावर है,
अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप किसी भी एज में कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ भी सीख सकते हो। सो इट इज नेवर टू लेट टू गेन नॉलेज। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट। ये दिखाया है कि लिटरेसी जो है, पढ़ाई लिखाई जो है, बेसिक लिटरेसी जो है, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, वो आपको एम्पावर बनाती है। देखिए, उन्होंने उसने उसकी ग्रैंडमदर तो पहले से ही पढ़ी लिखी नहीं थी। अभी अचानक से उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि उन्हें पढ़ना है? क्योंकि जिस दिन उनकी ग्रैंड डॉटर नहीं थी, उस दिन उन्हें हेल्पलेस भी लगा, उस दिन उन्हें डिपेंडेंट भी लगा, जस्ट बिकॉज वो पढ़ नहीं पा रही थी। तो लिटरेसी अगर आपके पास नहीं है, तो आप डिपेंडेंट होते हैं और आप हेल्पलेस भी होते हैं एट प्लेसेस। देन इट इज अबाउट हार्डवर्क, कि अगर कोई हार्डवर्क करता है तो नो मैटर व्हाट द एज इज, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, आप कोई भी ऑब्स्टिकल को पार करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग। सी, इंटरजेनरेशनल क्यों बोला है? आपको पता है कि एक जनरेशन का पूरा पूरा फर्क है, एक दादी है और एक ग्रैंड डॉटर है, एक पोती है। उनका बॉन्डिंग दिखाया है कि कैसा बॉन्ड है उनका, और रोल रिवर्सल भी दिखाया है। रोल रिवर्सल कैसे दिखाया है? कि एक 12 साल की बच्ची वो गुरु बन गई, और एक गुरु, एक 62 साल की गुरु वाली एज की जो ग्रैंड मदर है, वो स्टूडेंट बन गई। एंड लास्ट इन्होंने दिखाया है गुरु शिष्य का रिलेशनशिप, कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंस एंड में क्या दिखाया है, कि स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, सब जगह लिखा है, कि गुरु को हम अल्टीमेट रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि अल्टीमेट रिस्पेक्ट दिखाती भी कैसे है? कि एक दादी होने के बावजूद वो एक 12 साल की बच्ची के पैर छूती है। बिकॉज टीचर जो आपको एनलाइटन करता है, उसका एज और जेंडर मैटर नहीं करता। और अगर आप इसको किसी सब्जेक्ट से रिलेट करें, तो आप इसको सोशल साइंस से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द जेंडर एंड सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रैंड मदर ने इस स्टोरी में क्लियरली बताया है कि उस जमाने में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, नहीं दी जाती थी इन द सेंस इट वाज नॉट कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इसीलिए तो उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा नहीं गया। सो वो सोसाइटल लिमिटेशंस भी दिखाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अबाउट हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। इसी के साथ हम ये चैप्टर को फिनिश करते हैं, और आगे ये सीरीज में और चैप्टर्स, कंप्लीट कावेरी बुक के चैप्टर्स आते रहेंगे। थैंक यू। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।